नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और इस लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद भी अगर टाइम परमिट किया तो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको कवर करेंगे, फेडरल सिस्टम इस टाइप से। और इस तरीके से हम एम लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर्स हैं, अब ऑलमोस्ट 92 चैप्टर्स हैं, सभी के सभी चैप्टर्स कवर किया जाएगा। और उन सारे चैप्टर्स जो मोर रेलेवेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस डालेंगे, ठीक है, ताकि आपका ओवरऑल मेंस के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आ जाए। क्योंकि देखिए, मेंस में आप जितने आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जितने आपके पास इनोवेटिव नॉलेज होगा, जितने आपके पास इनोवेटिव आइडिया होगा, उतने ही मल्टीपल चीज़ आपको इंक्लूड कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क मिलने की चांसेस रहता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि कोई बकवासबाजी नहीं होता है, बिल्कुल काम की चीज़ें होता है, ठीक है। अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितने भी घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें आप देखिएगा जितना इम्पैक्टफुल यहाँ कवर करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पूरे यूट्यूब खंगाल के देख लीजिए, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि देखिए मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करता है, खास करके यूट्यूबर टाइप से जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लोगों को टाइम ख़राब करने की, इंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में जो है ना, इतना आपका टाइम ख़राब करता है कि आपका 2 घंटा 4 घंटा तो ऐसे बीत जाएगा इंटरटेन करते करते, लेकिन पता चलेगा आपने कुछ नहीं ज़्यादा सीखा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेविंग बेटर यूज ऑफ टाइम भी ज़रूरी है। आप अपने टाइम को कितना बेहतरीन तरीके से यूज कर पा रहे हैं, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे, उतना ही जल्दी आपके पास सक्सेसफुल होने की चांसेस है। इसीलिए यह चीज़ थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर बनाइए और, है ना, टाइम का यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। चलिए, हम जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक, एक मिनट, मैं पेंसिल चेंज कर दूँ थोड़ा सा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, समझिए इसको। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहली बात समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को, मतलब क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात तो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक जुडिशियल क्रिएटेड, है ना, क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकता है, लेकिन वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यह डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कह सकते कोर वैल्यू है, जिसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, फिर फेडरलिज्म, ये सब जो है क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब यह प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट में डेवलप किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस बेसिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों, व्हाई डू वी नीड सच बेसिक स्ट्रक्चर, नीड क्यों है, व्हाट इज द एसेंशियलिटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, व्हाई। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट 368 के तहत, कितने के तहत, 368 के अंडर पावर है उसके पास, पार्लियामेंट के पास, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये था, या ये है कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है,
है ना। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेसी को भी ख़त्म कर सकता है? तो आंसर है नहीं। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई है। क्या आई है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई है। पर्पस ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की पर्पस की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि टू प्रोटेक्ट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना पहला मकसद। दूसरा मकसद, ठीक है, जो भी मेजोरिटेरियन टायरनी है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट, ठीक है, मेजोरिटेरियन टायरनी, ठीक है। तीसरा है मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को क्या करना? आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। क्या करना? जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करना। तो समझ में आ गया क्यों ज़रूरी है। तो टू प्रोटेक्ट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटेन, टू प्रिवेंट मेजोरिटेरियन टायरनी। तीसरा है मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, ठीक है। मेरा आवाज़ फंस रहा है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्राइन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन। अब यहाँ पर लैंडमार्क केस आता है, लैंडमार्क ऑफ केसेस, ठीक है, लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क केस। अब यहाँ देखिए, बिफोर केस वन ऑन भारती केस, इस कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ है इम्पोर्टेंट केस के जरिए। आइए इसको हम समझते हैं धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। जैसे आपने देखा सुना होगा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, ठीक है, 1951, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, है ना। तो इसमें था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है? तो कोर्ट ने कहा यस। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को फुल पावर देता है, मतलब फुल पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट के पास अब्सोल्यूट पावर माना गया है, ठीक है। क्या किया गया है? अब्सोल्यूट पावर माना गया है। अब यहाँ देखिए, साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, इसके अंदर कहा गया, सेम लॉजिक रिपीट किया गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने में जो है पार्लियामेंट फ्री है। क्या है? पार्लियामेंट फ्री है। तो इस टाइप से यानी कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है, जो है अमेंड किया जा सकता है। अब देखिए, जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 की बात है, ठीक है। इसमें कहा गया जो गोलकनाथ वर्सेस, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब, क्या है? स्टेट ऑफ पंजाब की बात है ना, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, 1967 की बात है, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, एक तरह से समझ लीजिए ये जो है गेम चेंजर है। क्या है? गेम चेंजर, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था कि पार्लियामेंट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो है एक तरह से ट्रांसेंडल और इनवायलेबल है। क्या है? इनवायलेबल है। आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट भी आता है, फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो सकते हैं। कितना? क्या? फंडामेंटल राइट जो है वायलेट नहीं हो सकता है, ये गोलकनाथ केस में कहा गया है। इस पर रिएक्शन आता है, इस पर रिएक्शन की अगर बात करोगे, ठीक है, तो रिएक्शन आता है लोगों की तरफ से कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने अपोज किया, जितने भी पॉलिटिकल है पार्टी थे, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल एजेंडा थे, या ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपोज किया इस चीज़ को। क्या किया? अपोज किया, समझे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन डेमोक्रेसी को फ्रोजन
बना रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, और तो इससे ये पता चल रहा था कि ये जो है ना एक तरह से डेमोक्रेसी को फ्रोजन बनाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 आया, जिसमें पार्लियामेंट ने खुद को पावर दिया अमेंड करने का, यानी कि इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो फंडामेंटल राइट को भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड अमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ये चीज़ कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर 368 की, आर्टिकल 368 की, तो जिसमें बात किया गया है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर जो है ना, दिया गया किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, यानी कि चेंज करने की, मतलब अमेंड करने की पावर जो है 368 की पावर है किसके पास, ठीक है, ये है। मतलब आर्टिकल 368 में कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। कौन, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ठीक है, कर सकता है स्पेशल प्रोसीजर से। किसके, स्पेशल प्रोसीजर से, ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर से अमेंड कर सकता है। तो क्या पार्लियामेंट का यह पावर अनलिमिटेड है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है? इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए एक नया केस आया, दैट इज केशवानंद भारती केस 1973 में। ये तो 71 की बात है। अब बात आती है 1971 में, 73 में केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया है कि ठीक है, तो इस जो एम्बिग्विटी था ना, इसी को रिजॉल्व करने के लिए केशवानंद भारती केस आया 1973 में, ठीक है। अब इसमें जो है बिल्ड ऑफ टू केशवानंद भारती केस, ठीक है, और इसके पीछे जो है बैकग्राउंड यही है, जो केरला गवर्नमेंट ने केशवानंद भारती के रिलीजियस लैंड को क्या किया, अक्वायर किया, और भारतीय जो केशवानंद भारती है, उन्होंने आर्टिकल 26 के तहत जो क्या कहते हैं 26 के अंदर चैलेंज किया राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। अब इसमें चैलेंज किया कि 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 में 2 को, या इस तरह से कह लीजिए, इसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, ताकि जुडिशियल रिव्यू से क्या किया जाए, बचा रहे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर है वो एब्सोल्यूट है। क्या है, एब्सोल्यूट है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोर स्ट्रक्चर हटा सकती है? तो यहाँ पर जो है फिर फंसने की चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्विटी आता है। अब यहाँ देखिए एक चीज थोड़ा समझिएगा, जो प्री केशवानंद क्या कहते हैं, केशवानंद बेटल्स है, वो ये है कि 1951 में, देखिए केशवानंद भारती केस से आने से पहले बहुत सारे एक तरह से बेटर कह लीजिए था, ठीक है। 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद जो है, ठीक है, और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फिर 1965 में साजन सिंह का आता है, जो रिट्रीटेड शंकरी, ठीक है, उसी को क्या किया, रिट्रीट किया। फिर 1967 में गोलकनाथ है ना, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कांट अमेंड। फिर 1967 में जो है ना, फिर से गोलकनाथ केस में जो है कहा गया कि पार्लियामेंट को आप अमेंड नहीं कर सकते। फिर 1971 में 24th अमेंडमेंट के तहत जो है कहा कि गो बैक अमेंडमेंट पावर टू पार्लियामेंट, कि फिर से जो है वो पार्लियामेंट के पास चला जाए कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। फिर 1973 में, ठीक है, फिर केशवानंद भारती केस आता है, उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिफाइन किया। ये इतनी सारी बात थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है समझना जरूरी है। अब कह रहा है वाई पार्लियामेंट्स पावर चैलेंज्ड, ठीक है, क्यों इसको चैलेंज किया जा सकता है? तो देखिए पार्लियामेंट पावर जो है, ठीक है, क्यों चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए
जो पॉलिटिकल मिसयूज है, ये तो पहली बात समझिए, जो पॉलिटिकल मिसयूज है, ठीक है, मिसयूज है, ठीक है। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल गेन के लिए जो है बार बार अमेंडमेंट किया जा रहा था, ठीक है। फिर फंडामेंटल जो है धीरे धीरे क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स उसको कमज़ोर कर दिया जा रहा था, ठीक है। फिर जुडिशियल की पावर कर्टेल किए जा रहे थे एंड इमरजेंसी टाइम आ रहा था, ठीक है, इस टाइप से। फिर नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सप्लिसिट लिमिट नहीं था आर्टिकल 368 पर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लाइड लिमिट डिफाइन की कि जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब बात करेंगे जो कंसेप्चुअल ब्रिक है, व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक। तो बेसिक यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बेसिक का क्या मतलब है, थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बिल्डिंग, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्डिंग समझ लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, एक बिल्डिंग समझ लीजिए। आप पेंट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, वायरिंग करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ करते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, धीरे धीरे उसको आप बदल सकते हो, क्या कर सकते हो, वायरिंग है तो उसको न्यू वायरिंग लगा सकते हो, या फिर डेकोरेशन है तो उसमें भी चेंज कर सकते हो, पेंट है तो उसमें भी चेंज कर सकते हो। लेकिन फाउंडेशन पिलर हटा दोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जो फाउंडेशन है उसको हटाएंगे तो कैसे होगा, वो तो गिर ही जाएगा ना। तो वैसे ही अगर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सब अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए, ठीक है, तो समझिए वो चीज़ बहुत कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज ए पावरफुल, क्या है, पार्लियामेंट जो है पावरफुल है बट नॉट सुप्रीम, सुप्रीम नहीं है। इट कैनॉट डिस्ट्रॉय द एसेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, ये ज़रूरी है, एसेंस है ना। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, कि राइट है ना, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ना। जैसे क्वेश्चन है ट्रेस जुडिशियल इवोल्यूशन दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, वाई इज इट सिग्निफिकेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप इंट्रो में लिख सकते हैं, ठीक है, इंट्रो में लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रोविजंस दिया गया है। फिर लेकिन इस पावर का मिसयूज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन इवॉल्व किया है ना, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है, इवॉल्व किया है, और ये आप मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर बॉडी पर आ जाइए, बॉडी में जो है, ठीक है, आप शंकरी प्रसाद केस ले सकते हैं, फिर साजन का है ना, गोलकनाथ 24th अमेंडमेंट, फिर केशवानंद भारती केस आता है, तो इसको आप मेंशन करना है आपने, ठीक है। फिर जो टेंशन है बिटवीन किसके, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कहते हैं, आपका टेंशन है, ठीक है, उस चीज़ को आप मेंशन जरूर कीजिएगा। फिर रोल ऑफ जुडिशियरी इन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, अब जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर, तो उसको ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। इतने सारे चीज़ ज़रूर करना है बॉडी के अंदर। अब जो है कंक्लूजन की बात आती है, तो कंक्लूजन में जो है आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर से मेंशन करिएगा। और ये डॉक्ट्राइन चेक्स एंड बैलेंस का फाउंडेशन है, क्या है, चेक एंड बैलेंस का फाउंडेशन है एक तरह से, इसको भी ज़रूर से मैंने चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस का फाउंडेशन है, तो इस चीज़ को मत भूलिएगा लिखने के लिए, ठीक है। ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो समझाए हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये क्या होता है समझिएगा। जो जुडिशियल डॉक्ट्राइन है, पार्लियामेंट कांट डिस्ट्रॉय कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ है। दूसरी बात कि इसकी नीड क्यों है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की क्यों नीड है, तो ये जो है जो एब्सोल्यूट पावर है ना उसको लिमिट कर सकता है, किसका, पार्लियामेंट का।
जो पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है, तो उसी एब्सोल्यूट पावर को लिमिट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाया गया। फिर जो की केसेस है वो शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती, ये सब इसके फैक्टर है, ठीक है। फिर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पावर गिवन, ठीक है, बट नॉट अनलिमिटेड, है ना, पावर तो दिया गया लेकिन अनलिमिटेड नहीं, ठीक है, उसमें लिमिटेशन लगा हुआ है, ठीक है। फिर कोर कॉन्सेप्ट यही है कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं जो है केशवानंद भारती केस 1973 के। केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, केशवानंद भारती केस, बी लिखो यार, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जो ये जो है एक तरह से कह सकते हो टर्निंग पॉइंट है। क्या है? टर्निंग पॉइंट है, समझिएगा, दिस इज टर्निंग पॉइंट कि बेसिक स्ट्रक्चर, 13 जज बेंच, आर्टिकल 368, जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 है ना, यहाँ पर जो बेंच साइज जो था आपका 13 जज बेंच था, सबसे बड़ी बेंच इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री, ठीक है, आज तक जो है इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में जो है सबसे बड़ी बेंच था, ठीक है। अब जो है इसके पीछे का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड ये रहा है कि, ठीक है, कि केशवानंद भारती इडनीर मुट के हेड थे। क्या थे? इडनीर मुट के हेड थे। उनकी लैंड में, या उनकी लैंड केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर एक्वायर हो रही थी। क्या हो रही थी? एक्वायर हो रही थी। अब जो है चैलेंज ये आया कि 29th अमेंडमेंट और जो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर थी। क्या थे? पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर थी, ठीक है, मतलब 368 के तहत, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अनलिमिटेड था तो वहाँ से जो है ना चीज़ें उभर कर निकलती है और उसको लिमिट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, समझे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये सब चीज़ था ना तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो चैलेंज तो दे रहा था, ठीक है। अब ये बात समझ में आया ना, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है ना उकसाया है उस चीज़ को। अब एक दो क्वेश्चन आप लिखिए, क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है? तो यहाँ देखिए अमेंड वर्ड लिखा है, तो हाँ कर सकती है। फिर दूसरा है, क्या फंडामेंटल राइट्स को भी रिमूव या अल्टर किया जा सकता है? यहाँ पर रिमूव या अल्टर करने की बात कर रही है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो है आर्गुमेंट के बेस पर आप समझिएगा, गवर्नमेंट साइड यानी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट इज सॉवरेन। क्या है? पार्लियामेंट जो है सॉवरेन है, मतलब अपना रूल बना सकता है, ठीक है। इट कैन अपने हिसाब से कर सकता है, इट कैन अमेंड एनी पार्ट, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इवन डिलीट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए पेटिशनर्स साइड का ये है कि जो केशवानंद भारती केस है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडेंटिटी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडेंटिटी है जो अमेंड नहीं किया जा सकता है। क्या? अमेंड नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म, दीज आर कोर वैल्यूज, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अब 13 जज बेंच आया और इस स्प्लिट डिसीजन को क्या किया? डिसीजन को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट पावर इज लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर, जो पार्लियामेंट के पावर है, ठीक है, उसको लिमिट किया जा सकता है बाय बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें नंबर ऑफ जजेज जो था 7 बेंच जज थे। फिर दूसरी बात, पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर, जिसमें जो है नंबर ऑफ बेंच जो है या जज 6 थे। अब देखिए डॉक्ट्राइन इमर्ज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यहाँ पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट इट कैनॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना है,
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को अपहोल्ड किया और 26th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको वैलिड बोला है, ठीक है। अब लेकिन एक इम्प्लिसिट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया जो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल मिसयूज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब व्हाट कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, देखिए आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फिलहाल लिस्ट नहीं दी है, लेकिन सच रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट्स है जो हर बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ समझिएगा, कोर कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन इज एबव पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट से ऊपर है। फिर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। सेकुलरिज्म, स्टेट हैज नो रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल, इस टाइप से। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, डिस्टिंक्ट रोल्स हैं इनकी, ठीक, अलग अलग रोल है क्योंकि ये सेपरेट, इसकी अलग अलग पावर सेपरेट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसका रोल भी होगा डिफरेंट, ठीक है। फिर फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, है ना। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करें, यहाँ पर आता है पावर ऑफ कोर्ट्स टू रिव्यू लॉज, है ना। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो यहाँ पर की टू डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, लॉ एवं ऑल, सबसे ऊपर कौन है? लॉ है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर दीजिए तो भी लॉ जो है सबसे ऊपर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी शुड बी इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम प्रेशर, किसी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकते जुडिशियरी के ऊपर, ठीक है। वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर गवर्नेंस के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। ये चीज़ ज़रूरी है, समझिए। अब जो है हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना, जो लैंडमार्क केसेस है उसको एक्सपेंड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को क्या कर सकता है, उसकी एक्सपेंशन कहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए एक आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 केस, ठीक है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायणी केस 1975, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट पास करके पीएम के इलेक्शंस को कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया, ठीक है। मतलब पीएम के इलेक्शन को कोर्ट के जुरिडिक्शन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसे क्या किया, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, क्योंकि देखिए पीएम का इलेक्शन कैसे आप कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है उसको है ना, मतलब जो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर किया, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब बात आता है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, ठीक है। अब इसमें 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जो इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है ये कहा गया कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। क्या है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब जो लिमिटेड पावर है ना, या अमेंडिंग पावर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हर किसी को चाहे अमेंडिंग पावर है तो उसको लिमिट में रखिए, ऐसा नहीं कि मनमर्जी कुछ भी कर दें, ठीक है।
पार्लियामेंट बैलेंस मेंटेन करके फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को रखेगा, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू और लिमिटेड गवर्नमेंट अगेन कंफर्म किया गया, ठीक है। फिर आता है वुमन रॉ केस 1981 में, केस की वुमन रॉ केस आता है 1981 के अंदर, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 के अंदर, ठीक है, यानी कि 1973 में, एक मिनट, 1973 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, यानी कि पोस्ट केशवानंद भारती केस, तो उसमें से जो बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट अप्लाई होगा, क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब केशवानंद भारती केस जो है कट ऑफ लाइन बन गया, क्या बन गया, कट ऑफ लाइन बन गया। अब IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में एक केस आता है जिसमें 9th शेड्यूल में जो लॉ डाले गए थे, ठीक है, आफ्टर 24 अप्रैल 1973 उन्हें भी जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या किया, ओपन कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये है कि 9th शेड्यूल का प्रोटेक्शन अब्सोल्यूट नहीं है, 9th शेड्यूल का भी प्रोटेक्शन क्या है, अब्सोल्यूट नहीं माना गया है, समझे। अब यहाँ पर बात कीजिएगा, बात करेंगे जुडिशियरी का रोल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वॉच डॉग रीइंफोर्स किया गया। तो कहा गया कि जो जुडिशियरी है वह वॉच डॉग की तरह उसे रीइंफोर्स किया जाएगा, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का देखरेख जो है जुडिशियरी के हाथ में है, ठीक है। अब देखिए जो लेटेस्ट जजमेंट है, ठीक है, लेटेस्ट जजमेंट 2015 से लेके 23 तक, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे जैसे NJAC केस, NJAC केस 2015, इसमें जो है इसका इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें जो है जो जुडिशियरी है ना, इंडिपेंडेंस है, क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बताया, मतलब जो जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस होना ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है पेंडिंग 2024, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पेंडिंग था 2024 में, ठीक है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर 2023, फेडरलिज्म रिफॉर्म कर सकता है एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब है फेडरलिज्म भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की बात करेंगे जो प्रैक्टिस में है, ठीक है। जैसे प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी का मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इमरजेंसी एरा अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन, चेक्स पार्लियामेंट्स एक्सेस, 39th एंड 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, एग्जांपल है इसका, चेक्स पार्लियामेंट्स एक्सेस, इसमें जो है पार्लियामेंट जो है अपने आप को एक्सेस पा रहा था या फिर एक्सेस अपने आप को पावर से बाहर जा रहा था, ठीक है। तो ये इसका जैसे प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी में है ना, तो आप इमरजेंसी टाइम में जो है आप देख सकते हैं जो अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन था ना, तो वो चीज़ देख सकते। फिर मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, जुडिशियरी रिमेन इंडिपेंडेंट, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए जुडिशियरी को, ठीक है, तभी जाके पावर को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, DPSP कांट ओवर राइट फंडामेंटल राइट्स कम्प्लीटली, ठीक है, मतलब DPSP जो है उसको फंडामेंटल राइट्स को ओवर राइट नहीं कर सकता कंप्लीट तरीके से, ठीक है। फिर प्रिजर्व सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट NRC आर्टिकल 370 डिबेट्स, ये सब जो है प्रिजर्व एंड सेकुलरिज्म फेडरलिज्म इसके तहत आता है, ठीक है। अब देखिए यह डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल का प्रोटेक्ट करता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी
कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब एक दो क्वेश्चन लिखिए, फिर जाकर उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, हाउ हैज़ द जुडिशरी यूज इट टू प्रिजर्व द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे इसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में लिखना है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप हुआ था उसको ज़रूर मेंशन करना है। इसके पर्पस मेंशन करिएगा, जैसे प्रिवेंट अब्यूज ऑफ अमेंडमेंट पावर, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर जो है आपको मेंशन करना है केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसमें एक तरह से फाउंडेशनल जजमेंट आया था। और जो एक्सपेंशन है इंदिरा गांधी मिनर्वा मिल केस और कोहेलो NJAC, और इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट डेमोक्रेसी कंपोनेंट जो भी है बेसिक स्ट्रक्चर का, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, फिर इसको ज़रूर मेंशन करना है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो भी है ना, जैसे इमरजेंसी पीरियड अमेंडमेंट, फिर NJAC इनवैलिडेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस टाइप से ये सारे जो है सेगमेंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे कंक्लूजन की। तो देखिए कंक्लूजन में जो है आपको जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट किया, मतलब आप किसी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इस डॉक्ट्राइन ने इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड किया। ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उसको कैसे ख़त्म कर सकते भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है ना बेसिक इसके अंदर जो है ये ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है। चलिए अब जो है एक बार हम तुरंत देख रहे हैं कि क्या क्या हमने आपको समझाया है। केशवानंद भारती केस, जिसमें 13 जज बेंच 7 से 6 वर्डिक्ट और पार्लियामेंट पावर लिमिट किया गया, ठीक है ना। फिर डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट कांट डिस्ट्रॉय कोर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन यही कहता है कि पार्लियामेंट के पास इतना ही पावर है जितना कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो है ना, उसको समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट कांट डिस्ट्रॉय कोर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। फिर कंपोनेंट्स हमने देखा, जैसे सुप्रीमेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, फ्री इलेक्शन, है ना, जुडिशरी, ये सब जो है एक तरह से इसकी कंपोनेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। फिर एक्सपेंशन, जैसे मिनर्वा मिल केस 1980, फिर वमन राव केस 1981, IR कॉल हो 2007, ये सब इसके थ्रू जो एक्सपेंशन किया गया था, ठीक है। फिर प्रैक्टिस में कैसे है, जैसे यूज इन प्रैक्टिस, PM's इलेक्शन जब 1975 में होता है तो उसमें देखने को मिल जाता है NJAC, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, फिर दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस में देखने को मिल जाता है, क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ है, फिर इस तरीके से हमने ये सारे चीज़ समझाए, ठीक है। अब बात करेंगे जो क्रिटिसाइज, इतना सारे स्ट्रक्चर जो क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है ना, इसके कुछ न कुछ आपको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रिटिसिज्म। अब समझिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें कहा जाता है कि नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एक क्रिटिसिज्म के रूप में देखने को मिलेगा। फिर जुडिशियली, ठीक है, क्रिएटेड डॉक्ट्राइन है, मतलब जो डॉक्ट्राइन है वो जुडिशियल के द्वारा क्रिएट किया गया है, इसीलिए क्रिटिक्स बोलते हैं या क्रिटिक्स ऐसा कहा जाता है, ये जुडिशियरी ने अपनी पावर से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। क्या बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ये एक तरह यहाँ समझिए बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है, मतलब जुडिशियरी अपने मन से जो है ना इसको एक डॉक्ट्राइन के रूप में दिया है, ठीक है। फिर
ठीक है, मतलब जुडिशरी के पास जो भी अपनी पावर है ना, उसी से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। फिर जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं। क्या है? जुडिशियल ओवररीच, है ना। जुडिशियल ओवररीच का मतलब है जुडिशियरी खुद ही डिसाइड करती है क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये है एक तरह से ओवररीच हो गया ना, क्योंकि जुडिशियरी के हाथ में है सब कुछ। वो खुद डिसाइड करती है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसकी लिमिट क्या है, ठीक है। नो क्लियर लिस्ट, इसमें कोई क्लियर लिस्ट नहीं है। नो फिक्स्ड क्राइटेरिया, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। कहीं लोग बोलते हैं ये इलेक्टेड पार्लियामेंट की सोच के ऊपर अब अनइलेक्टेड जजेज की मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कहा जाता है, ठीक है। ये इलेक्टेड पार्लियामेंट की सोच के ऊपर अनइलेक्टेड जज की क्या है, मर्जी है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ये दो चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ जो है अनप्रिडिक्टेबल और वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और एक तरह से वेग है। हर केस में नए नए एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्री इलेक्शंस है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। क्या करता है? लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चौथी बात वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो पावर का सेपरेशन है उसको वायलेट करता है। जुडिशरी लेजिस्लेटिव डिसीजन में इंटरफेयर कर रही है। क्या कर, ऑब्वियस सी बात है, जुडिशरी के पास एक पावर है तो उसका मिसयूज करके जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव है उसमें इंटरफेयर कर रही है। ये पार्लियामेंट के मतलब एक तरह से ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। यह पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को अंडरमाइन करता है। क्या करता है? अंडरमाइन करता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट होता है पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। किसके अंदर? पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वैसे भी सब है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट भी होगी, ठीक है। ये सब जो है आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी डिबेट की। किसकी? पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी डिबेट की 2023 में, ठीक है। 2023-24, ठीक है। 2023-24 वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ कमांड 2023। अब यहाँ देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशरी इलेक्टेड पार्लियामेंट के ऊपर कैसे आ सकती है, ये चीज़ जानिए। ये कमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में डिबेट चालू हो गई, ठीक है। ये चीज़। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट एबव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये है। जुडिशरी का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होना। क्या होना? जुडिशियल का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रोटेक्टर होना, और पार्लियामेंट के अमेंडमेंट भी चेक होने चाहिए। जो पार्लियामेंट में जो भी है उसके अंदर भी क्या होना चाहिए? चेक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब जो है कुछ रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2024, जिसमें जो हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से आप लिंक कर सकते हैं इसको। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात किया गया था और उसको चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि जो है ना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है। फिर NJAC केस 2015 में इसमें बात करी गई है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्टेड। जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस है, ये भी एक तरह से क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर 2023, जिसमें फेडरलिज्म असर्ट किया गया, तो फेडरलिज्म को भी एक बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है ना, जिसमें अंडर रिव्यू यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म दैट इज ऑल्सो क्या बेसिक स्ट्रक्चर, उसको लिंक कर सकते हैं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, ये जो है आपको इलेक्शन
प्रोसेस एंड जो क्या कहते हैं फेडरलिज्म इम्प्लीकेशन है, ये भी एक तरह से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हर बड़े लीगल रिफॉर्म्स में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इम्पैक्ट पड़ता है। क्या है, जितने भी बड़े लीगल रिफॉर्म्स है, ठीक है, तो वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इम्पैक्ट पड़ता है, समझे। अब बात करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन, इसका क्या है, इंटरनेशनल के साथ जो है कंपैरिजन है। इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन खुद इवॉल्व किया है। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ हम जो दूसरे डेमोक्रेसी है उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यूएसए की अगर बात करो तो यूएसए में जो अमेंडिंग पावर जो अमेंडमेंट पावर वो काफ़ी रिजिड है, जिसमें जहाँ पर 2/3 कांग्रेस और 3/4 स्टेट जो है ना वो चाहिए है, ठीक है। यहाँ पर चेक्स की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू, ठीक है। जर्मनी की अगर बात करो तो जर्मनी में जो है ना जो ह्यूमन डिग्निटी है, ठीक है, क्या है सर्टेन पार्ट्स जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और खास करके जैसे ह्यूमैनिटी डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी है, तो ये नॉन अमेंडेबल है। क्या है, नॉन अमेंडेबल है आर्टिकल 79(3) के तहत, ठीक है। यूके में नो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नो फॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल रिव्यू अमेंडमेंट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो पार्लियामेंट कैन अमेंड वाया आर्टिकल 368 बट नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हैं, डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये चीज़ है। अब जर्मनी का मॉडल इंडिया से क्या है क्लोजेस्ट है, एक्सप्लिसिट लिमिटेशन ऑन अमेंडमेंट, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए यूपीएससी के लिए जो है ना यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है सारी चीज़ें, और बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कोर एलिमेंट्स की अगर बात करो तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इसको जो है केशवानंद भारती केस के बाद जो है ऐड किया गया। जुडिशियल रिव्यू मिनर्वा मिल्स, फिर मतलब मिनर्वा मिल्स के द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू उसको ऐड किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर इंदिरा गांधी केस के द्वारा ऐड किया गया। सेकुलरिज्म SR बोम्मई 1994 में इसको ऐड किया गया। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है राज नारायण केस में इसको ऐड किया गया। फेडरलिज्म SR बोम्मई प्लस दिल्ली LG केस के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी केशवानंद भारती केस, वेलफेयर स्टेट DPSP मिनर्वा मिल केस के थ्रू उसको क्या किया गया, ऐड किया गया। रूल ऑफ लॉ केशवानंद भारती केस, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी NJAC केस, ठीक है। इस टाइप से आप 1-2 क्वेश्चन लिखिए, फिर जो है छुट्टी करेंगे, ठीक है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बट ऑफन इनवाइट्स क्रिटिसिज्म, डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया, कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ठीक है, या उसका एक्ट्स है, एक्ट्स एज ए गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, गार्डियन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बट ऑफर इनवाइट क्रिटिसिज्म, लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, उसको डिस्कस करना। तो इसमें जो है आप इंट्रोडक्शन में जो है ये लिख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व 1973, ठीक है, बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर पर्पस था कि पार्लियामेंट का जो पावर है अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 उसको लिमिट करना, क्या करना, उसको लिमिट करना, ठीक है, समझे कि नहीं। फिर बॉडी के अंदर लिखेंगे आप, है ना, कंपोनेंट्स, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, ये सब जो है एक बेसिक कंपोनेंट है। जुडिशियल एक्सपेंशन, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, IR कोयलो। क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा कि जुडिशियल ओवररीच है, नो टेक्सुअल बेसिस है, फिर वेग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इस टाइप से। फिर रिसेंट डिबेट्स चलता रहता है, रिसेंट डिबेट्स आप देख सकते हैं, जगदीप धनकर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स 370, ये सब पर हमेशा डिबेट चल रहा है, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज एसेंशियल टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, क्या है, प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी इन डेमोक्रेसी, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन इज क्रिटिकल, ठीक है। इतना चीज़ लिख के आप जो है
आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। ठीक है, और जैसे कुछ चीज़ जो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे केशवानंद भारती केस 1973 में, ये सब डेट जो है ना, टाइम जो है ना याद रखना। बेंच साइज कितने था, 13 जज का था। आउटकम्स क्या निकला, 7-6 वर्डिक्ट्स थे। ठीक है, फिर इस बेसिक स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशन द नो, है ना, जज मेड डॉक्ट्राइन, क्या है, जज ने क्या किया, डॉक्ट्राइन बनाया। फिर कैन 9th शेड्यूल लॉज बी रिव्यू, यस, है ना, जो 9th शेड्यूल लॉज है उसको रिव्यू किया जा सकता है पोस्ट 1973 के तहत। ठीक है, आर्टिकल फॉर अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 था। फर्स्ट यूज ऑफ टर्म्स बेसिक स्ट्रक्चर, फिर केशवानंद भारती केस के तहत। ठीक है, डॉक्ट्राइन इंस्पायर्ड फ्रॉम जर्मनी, ठीक, कहाँ से, जर्मनी से इंस्पायर्ड हुआ। और एक बार आप रिकैप कर सकते हैं इसको, हमने जो समझाया है। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत सारे चीज़ समझे हैं, फिर नीड, उसकी क्यों नीड है, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ हमने देख लिया। फिर केशवानंद भारती केस, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है बेसिक स्ट्रक्चर के, एक्सपेंशन बाय सुप्रीम कोर्ट, क्रिटिसिज्म बहुत सारे थे, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशियली, डिबेट्स, ग्लोबल कंपैरिजन, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य। ठीक है, अब इसको ख़त्म करेंगे एक थॉट से। थॉट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज नॉट अ हर्डल टू पार्लियामेंट बट शील्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमने पार्ट 1 को, जो एम लक्ष्मीकांत है उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया है। अब जो है पार्ट 2 में पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे इसमें क्या है, पार्ट 2 में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो इसको नेक्स्ट हम कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इतना सर्कुलेट करिए कि हर किसी के पास पहुंच जाए। और यहाँ देखिए कंप्लीट चीज़ मिलेगा। हम अभी पॉलिटी कवर कर रहे हैं, फिर IRB करेंगे, फिर गवर्नेंस करेंगे, फिर आपको इन्वायरमेंट करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, फिर हिस्ट्री का अलग अलग पोर्शन करेंगे, अलग अलग, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री करेंगे, फिर आपका क्या कहते हैं मिडाइवल करेंगे। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में, मैं अभी रेंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसको एक सीक्वेंस में करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर जो है उसमें भी अलग अलग बुक्स को हम रिव्यू करके आपको एक तरह से सारे चीज़ कंटेंट जो है ना कंप्लीट तरीके से, ताकि आपको प्री के साथ साथ मेंस का फुल फ्लेज तैयारी हो जाए। ठीक है, और यही चीज़ चाहिए। आप जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए ना, तो फिर आप एक आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, आप भले ही पूरा तैयारी कर लीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, फिर आप है ना फिर सिलेक्शन में दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल फिर से बोल रहा हूँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर से सर्कुलेट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।